प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग छायावाद से संबंधित एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। छायावाद के नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रेरक परिस्थितियों एवं उपलब्धियों पर उल्लेख कीजिए। आधुनिक हिंदी कविता के क्षेत्र में सन 1918 ईस्वी के आसपास आविर्भूत नई काव्य धारा ही छायावाद की संज्ञा से अभिहित हुई। अर्थात छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, जिसका ना कोई प्रवर्तक है और ना इसे किसी ने चलाया ही है। छायावाद का कोई भी प्रवर्तक नहीं माना जाता है, परंतु छायावाद में ऐसे 4 स्तंभ हुए हैं जिन्होंने छायावाद को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया है। वे 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी। इस नई काव्य धारा का मूल नाम प्रारंभ में नई कविता था। वस्तुतः इस काव्य धारा का जन्म सरस्वती में प्रकाशित कुछ ऐसी कविताओं के प्रभाव स्वरूप हुआ माना जा सकता है। अर्थात जो सरस्वती प्रेस थी उसमें कुछ ऐसी कविताएं प्रकाशित हुई थी जिन्हीं कविताओं के फलस्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ था, जिनके भाव रोमांटिक या ब्रह्म समाज के क्षेत्र से ग्रहण किए गए थे। और जो छायावादी कविताएं होती हैं उनमें रोमांटिक और ब्रह्म समाज के क्षेत्र से ग्रहण किए गए भावों का समावेश होता है, जिसका नेतृत्व करने वाले बंगाली कवि थे और जिनकी अनुदित कविताओं का प्रकाशन सरस्वती के माध्यम से हुआ। तदयुगीन हिंदी कवियों की दृष्टि बंगला की ओर इसलिए भी गई कि रविंद्रनाथ ठाकुर को उन्हीं दिनों नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इसका सीधा प्रभाव हिंदी कविता पर पड़ा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य प्रवाहित होने वाली कविता की सर्वाधिक सचेत किंतु कलात्मक काव्यधारा ने ही छायावाद का चोंगा पहन लिया। इससे पूर्व स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का बोलबाला था, जिसके अग्रणी श्रीधर पाठक थे। अर्थात छायावाद से पहले जो काव्यधारा चल रही थी वह थी स्वच्छंदतावादी काव्यधारा, और जिसके अग्रणी कौन थे? श्रीधर पाठक जी थे। स्वच्छंदतावादी समाज के उत्पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन, अर्थात जो स्वच्छंदतावादी कवि थे उन्होंने समाज के उत्पीड़ित वर्ग को अपनी रचनाओं में वर्णित किया है। फिर भी छायावाद से पूर्व की कविताओं में भक्ति श्रृंगार का स्वर प्रमुख था। छायावाद ने अभिव्यंजना में क्रांति उत्पन्न कर दी। उसने रूढ़ियों का पूर्ण बहिष्कार किया, वर्जनाओं का तिरस्कार किया। छायावाद की कलात्मक उपलब्धियां यह रही कि इसने खड़ी बोली, जो काव्य के लिए प्रयुक्त भाषा नहीं मानी जाती थी, में ध्वन्यार्थ व्यंजना का आरोप कर एक अपूर्व वैशिष्ट्य ला दिया। काव्य के अर्थ के बदले अभिप्राय खोजा जाने लगा। छायावाद में भाव को अपनी ध्वनि में अभिप्राय युक्त बनाने के क्रम में झंकारमय चित्र बनने लगे। इस क्रम में नए शब्द गढ़े गए, यथा कुल, कुल, कलख, बुलबुल आदि। छायावाद ने खड़ी बोली की कर्कशता को मापकर पारदर्शी बना दिया, जिसके ध्वन्यार्थक होने के कारण अर्थ भीतर से झांकने लगा। छायावाद नाम के साथ स्वच्छंदतावादी और रहस्यवाद नाम भी जुड़े हैं। छायावादी यद्यपि व्यंग्य में दिया गया नाम है, किंतु बाद में चलकर इसे सार्थक नाम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबित मानकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। इसके अतिरिक्त एक और साहित्यकार हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। सभी साहित्य इतिहासकारों ने अपने मत के अनुसार छायावाद की परिभाषा दी है। इसके आगे है, सच कहा जाए तो अपने युग के जनजीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति छायावाद काव्य में ही हुई। यह काव्य न केवल पूर्ण और सर्वांगीण जीवन के उच्चतम आदर्श को व्यक्त करने का माध्यम बना, अपितु परवर्ती काव्य के विकास को काफी दूर तक प्रभावित करता दृष्टिगत होता है। इस काव्य धारा की चरम परिणति कामायनी मानी जा सकती है, अतः छायावाद नाम सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक माना जा सकता है। जहाँ तक छायावाद की प्रेरक परिस्थितियों का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा की गई छायावाद की परिभाषा की ओर ध्यान देना उचित प्रतीत होता है। जिन परिस्थितियों ने हमारी काव्य कृति को अहिंसा की ओर प्रेरित किया, उन्हीं परिस्थितियों ने हमारी भावकृति को छायावाद की ओर मोड़ा। छायावादी काव्य में आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, सौंदर्याकर्षण, कल्पना, मोह, जिज्ञासा, विस्मय, सर्वचेतनावाद और परंपरा और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह आदि कृतियां लक्षित हैं। कृतियों के पोषक और प्रेरक तत्व तदयुगीन एवं पूर्ववर्ती सामाजिक परिस्थितियां ही हैं।
ऐसी बात नहीं है कि छायावाद युग के कवि पूर्णतः समाज के से कटे हुए थे। उनके काव्यों में लोक तत्व की भावनाएं ही निहित थे, किंतु यह भावना प्रतीकात्मकता और सूक्ष्मता के साथ व्यंजित है, जिन्हें विशेष अंतर्दृष्टि से देखा जा सकता है। छायावाद से हिंदी कविता को नई दिशा मिली है। भाव और कला दोनों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। छायावादी कवियों यथा प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी ने अपनी लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शैली के द्वारा हिंदी कविता को गौरव दिया है। अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने पूर्व की इतिवृत्तात्मकता, घोर आदर्शवादिता और रीतिकालीन श्रृंगारिता के स्थान पर विशुद्ध भावना को स्थान दिया। इन चारों कवियों के प्रभाव स्वरूप अनेक नए कवियों ने श्रेणी प्रवृत्तियों को त्याग कर नई भावना और नई अभिव्यंजना का अनुकरण किया है। इन कवियों पर अंग्रेजी साहित्य के स्वच्छंदतावादी कवियों में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली और कीट्स का यथेष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है। अतएव छायावादी कवियों में ऐसे अनेक छोटे बड़े कवि आते हैं जिन्होंने स्थूलता की प्रतिक्रिया में सूक्ष्मता को अधिक दिनों तक नहीं संजोए रखा। वे सामाजिक विषमता और विरूपता से अधिक दिनों तक अलग नहीं रह सके। अंततः उन्हें गगनलोक से उतरकर यथार्थ लोक में आना पड़ा, क्योंकि युग की मांग को छोड़ा नहीं जा सकता। निसंदेह छायावाद के क्षणिक जीवन से कविता को नया शिल्प, नया छंद और नई अभिव्यंजना मिली, जिसका आज भी उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। आज की कविता की प्रतीक योजना, उपचार, वक्रता, लाक्षणिक छायावाद युग की जो उपलब्धियां हैं, वे आज भी उसी रूप में गौरवशालिनी हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू और झरना, निराला की अनामिका, गीतिका और परिमल, महादेवी वर्मा जी की नीरजा, दीपशिखा और निहार तथा पंत की वीणा, पल्लव और गुंजन जैसी कृतियां छायावाद युग की प्रमुख उपलब्धियां हैं। यहीं पर छायावाद की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।